Hello everyone, in this video we are going to discuss a very important current affair topic, which is India record 31.25 gigawatt non-fossil energy addition in 2025 and why this matters so much for your UPSC exam. So this topic is extremely relevant because renewable energy is one of the most important pillars for GS3 and India's achievement directly reflect our progress in climate action, in energy security, economic development, and these are the areas from which UPSC do ask questions from. Now, सबसे पहले बात करते हैं कि why this is in news, why everybody is talking about it. So India ने सिर्फ 18 months के अंदर 31.25 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी ऐड की है, which is the highest increase ever in our history. As the result, the total non-fossil installed capacity has touched 259 gigawatts, and for the first time, more than 51% of India's entire power capacity now comes from non-fossil sources. This is a huge deal. मतलब obviously this is huge, but this is a huge deal for India because we are already ahead of its 2030 target, जो कि हमारा 2030 का टारगेट था 40% of energy should come from non-renewable sources. We have already achieved it. And why it is important as from UPSC perspective, because UPSC tracks India's climate and energy milestones very closely. So you should read this topic very nicely. Now, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं. व्हाट एग्जैक्टली नॉन फॉसिल कैपेसिटी इज. नॉन फॉसिल सोर्सेज इंक्लूड सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर एंड बायो एनर्जी. बायो एनर्जी के अंदर बायोमासेस एंड बायोगैसेस दोनों आते हैं. ओके. ऑन द अदर हैंड पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैसेस, जो ये सारे होते हैं, ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आते हैं. बट रिमेंबर वन थिंग, नेचुरल गैस is not a non-fossil source. It is a fossil fuel. Natural gas में काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये fossil fuel है या नहीं है. तो it is a fossil fuel source. It is not a non-fossil source. So remember this can trick you. Now these are the numbers जो आपको याद रखने चाहिए. These are important. Like 31.25 gigawatt added in 18 months, highest ever growth rate. Solar contributed largest share, 24 to 25% gigawatts. Total installed capacity in 2025 is 501 gigawatts. Non-fossil share has increased to 51%. Target was 500 gigawatt non-fossil by 2030. India has already achieved 40% of non-fossil capacity 9 years ahead of the timeline. Now let's talk about the significance. इंडिया के लिए ये अचीवमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं. क्योंकि हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस के इंपोर्ट पर हेविली डिपेंडेंट है. नॉन फॉसिल एनर्जी बढ़ने से इंडिया की इंडिपेंडेंस और स्टेबिलिटी दोनों इंप्रूव होती है. सेकंड, क्लाइमेट कमिटमेंट्स. सो बेसिकली इंडिया के पेरिस एग्रीमेंट के एंडेसिस टारगेट को मीट करने के लिए डायरेक्टली हेल्प करता है. एंडेसिस आर नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, और उसको मीट करने के लिए डायरेक्टली हेल्प करता है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू मीट द रोड मैप ऑफ नेट जीरो टिल 2070. Now next is economical benefits. So basically economical growth में ये हेल्प करता है. एज रिन्यूएबल सेक्टर्स में जॉब क्रिएट होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होती है. नेक्स्ट इज ग्लोबल लीडरशिप. इंडिया अब दुनिया के टॉप रिन्यूएबल प्रोड्यूसर्स में काउंट होता है. नेक्स्ट वी हैव इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो बेसिकली क्लीन एयर होगी, इमिशन रिड्यूस होगा, बेटर लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंट आउटकम होगा, लोगों की हेल्थ बेटर होगी. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सबसे क्रिटिकल पार्ट, challenges. इंडिया ने बड़ा अचीवमेंट तो कर लिया, बट व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी, व्हाट इज हैपनिंग. सो बेसिकली तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है, इट्स ग्रिड इंस्टेबिलिटी. सोलर और विंड दोनों ही वेरिएबल होते हैं. कभी ज्यादा पावर जनरेट होती है, कभी बिल्कुल कम, कभी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड. बट
जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो तो कंटिन्यूअस है ना, इसलिए ग्रिड को स्टेबल रखना टेक्निकली डिफिकल्ट हो जाता है। सेकेंड वी हैव इज लार्ज स्केल स्टोरेज कैपेसिटी। सो बेसिकली जो इंडिया की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है। जब तक लार्ज स्केल बैटरी स्टोरेज और पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज नहीं होगा, रिन्यूएबल पावर रिलायबल नहीं बन सकती है। नेक्स्ट वी हैव थर्ड चैलेंज दैट वी हैव इज स्लो ट्रांसमिशन। सो बेसिकली जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो रिमोट एरियाज में जनरेट होती है, जैसे कि डिजर्ट हो गए, रिमोट एरियाज हो गए, इन सारी जगहों पे जनरेट होती है जिसकी वजह से जो ट्रांसमिशन लाइन है वहां तक पहुंचाने में काफी ज्यादा टाइम और पैसा लगता है जिसकी वजह से स्पीड काफी ज्यादा कम हो जाती है। नेक्स्ट वे इज हाई डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड सोलर कंपोनेंट्स। सो इंडिया बहुत ही हाई अमाउंट में, लाइक 70 से 80% ऑफ इट्स सोलर कंपोनेंट्स चाइना से इम्पोर्ट करता है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। नेक्स्ट वी हैव इज अ फाइनेंशियल गैप। फाइनेंशियल गैप इज बेसिकली जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, तो उनमें काफी ज्यादा पैसा लगता है, जिसके और बैंक्स को ये काफी ज्यादा रिस्की लगता है, तो बैंक्स को रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स काफी रिस्की लगते हैं, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो बेसिकली जिसकी वजह से प्रोजेक्ट का जो इनिशियल बजट होता है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल गैप क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स ला रही है टू टैकल ऑल द प्रॉब्लम। सबसे पहला है नेशनल सोलर मिशन। सो इसके अंदर इंडिया ने इंटायर सोलर सिस्टम बिल्ड करा है, सोलर इकोसिस्टम बिल्ड करा है। नेक्स्ट वी हैव ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। सो बेसिकली इसके लिए फ्यूचर फ्यूल्स के लिए ये ग्राउंड वर्क बन रहा है। नेक्स्ट वी हैव पीएलपी स्कीम, जो बेसिकली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रही है एंड डिपेंडेंसी ऑन द इम्पोर्ट को कम करा जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इम्प्रूव, दिस इज फॉर इम्प्रूविंग ट्रांसमिशन लाइंस को इम्प्रूव करने के लिए हो रहा है ये। नेक्स्ट वी हैव PM Kusum is basically supports, it's basically for the farmers जिनके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर पावर प्रमोट किया जा रहा है और डीजल पर डिपेंडेंसी कम करी जा रही है। एंड लास्टली वी हैव सॉरी लास्टली वी हैव ऑफशोर विंड पॉलिसीज। सो बेसिकली इसमें इंडिया की जो कोस्टल पोटेंशियल है उसको टैप करने की कोशिश करी जा रही है। नाउ लेट्स कम अपॉन कि फ्यूचर में इंडिया क्या क्या इसके लिए कर सकता है। सो सबसे पहले एक्सपेंड एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, लाइक लार्ज स्केल लिथियम आयरन बैटरीज, फ्लो बैटरीज, इन सबको इंस्टॉल करना होगा। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेंथन ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का काम पावर प्लांट्स करती हैं, लेकिन उनको घर, इंडस्ट्री, सिटीज वगैरह वहां तक पहुंचाने का काम ट्रांसमिशन लाइंस करती हैं। सो बेसिकली इनको स्ट्रेंथन करना, इनको इम्प्रूवाइज करना, अपग्रेड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव इज reduce import dependency through domestic मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करना होगा, और जो भी प्रोडक्ट्स लाइक सोलर मॉड्यूल, सेल्स वगैरह जो भी चाइना से इंपोर्ट होता है उसे कम करना होगा। विंड्स के भी कुछ कंपोनेंट्स हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, विच हमें कम करके डोमेस्टिकली उन्हें प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना शुरू करना होगा। और नेक्स्ट इसके बाद जो है हमारे पास इम्प्रूव करनी होगी हमारी लैंड प्लानिंग को, लाइक जो सोलर पार्क्स होते हैं उनको 100,000 एकड़ चाहिए होता है। जो विंड फार्म्स होते हैं वहां पे भी लार्ज लैंड स्केल्स को कवर करते हैं। अगर हम इसे अच्छे तरीके से साइंटिफिकली प्लान करके नहीं बनाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे फार्मर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, इकोलॉजिकल डैमेजेस हो सकते हैं, जैसे डिजर्ट का इकोसिस्टम खराब हो सकता है, बर्ड माइग्रेशन, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो प्रोजेक्ट है वो कोर्ट में भी जा सकता है। दिस ऑल द इश्यूज जो क्रिएट हो सकते हैं, जिस वजह से proper planning is very very important. Next we have enhanced RD in solar, wind and hydrogen. So basically इसमें क्या होता है, हायर इफिशिएंसी होएगी सोलर पावर्स की, चीपर मटेरियल होएगा, बेटर ड्यूरेबिलिटी होएगी, ये सब होगा। और
इसके बाद जो इंडस्ट्री यूज केसेस है जैसे स्टील, फर्टिलाइजर्स, हैवी ट्रांसपोर्ट, इन सारी चीज़ों में हेल्प होएगी, बेटर स्टोरेज होगा, ट्रांसपोर्ट मेथड्स इंक्रीज होंगे। R&D का मेजर फायदा ये होता है टेक्नोलॉजी को चीप करना, इफिशिएंसी इंक्रीज करना और इंडिया स्पेसिफिक बनाना, बेसिकली इंडिया की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट, मतलब मेजर बेनिफिट तो यही होता है। Now last we have is promote distributed renewable power. So basically जो distributed power renewable power sources होते हैं, बेसिकली छोटे छोटे पावर सोर्सेज डायरेक्टली कंज्यूमर्स के पास हो, जैसे रूफटॉप सोलर हो गया, विलेज माइक्रो ग्रिड हो गया, पावर सोलर पंप्स हो गए, ये सारे जैसे लोकल लोकल का छोटे छोटे पावर सप्लाईज हो जाके ताकि डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सके। इसका बेनिफिट ये होता है कि फॉसिल फ्यूल पे प्रेशर कम आता है और जो पीक डिमांड होती है वो मैनेज करने में हेल्प करता है। सो दिस इज द मेजर बेनिफिट ऑफ दिस। एंड नेक्स्ट, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, which of the following are included in India's non-fossil fuel installed capacity for solar, wind, nuclear, natural gases? And your options are solar, wind, nuclear, solar and natural gases, wind and nuclear, और option D all. So आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड थैंक यू सो मच इस सेशन को यहाँ तक देखने के लिए। इफ़ यू enjoyed it, please like it, and I'll meet you in the next session. Thank you so much.